तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग काई और सिया जो होते हैं उस खतरनाक विंड ब्लैक माउंटेन में इसलिए आए होते हैं ताकि उन्हें नैन यिन एनर्जी को कंडेंस करते हुए उन्हें एक डियो के रूप में ट्रांसफॉर्म करना था। और ऐसा वही बंदा कर सकता है जो कि यांग एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। इसलिए यहाँ सिया यांग काई को अपने साथ लाई थी, जहाँ पे उनका पीछा दो ग्रुप्स के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में एक ही में शामिल हो जाते हैं। आगे यहाँ पे सिया को वो जगह दिख जाती है जहाँ पे वो नैन यिन एनर्जी को महसूस कर सकती थी। ऐसे वो उसे कंडेंस करने के लिए अपने पास रखे खास जेट का इस्तेमाल करती है। वहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए वही एल्डर वेन आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच एक धांसू मार्शल फाइट होती है। सिया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जिसे तोड़ने के लिए एल्डर वेन जो होता है वो अपने सारे डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है। सभी एक साथ मिल करके उसके फॉर्मेशन पे अटैक करते हैं कि तभी सिया जो होती है वो अपने खतरनाक छुपे हुए ट्रेजर का यूज करती है। ऐसे ही वो कोई स्पेल कास्ट करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है और उसके अंदर से एक हंटर निकलता है। ये हंटर की पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार ये हंटर किसी की बॉडी को छू जाती है, उसकी आधा से ज्यादा कल्टीवेशन को वो सील कर सकता है। ऐसे वो हंटर इन पे अटैक करने वाला होता है। ये सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन सिया और यांग काई पे अभी खतरा टला नहीं था। वो जो एल्डर वेन और उसके डिसाइपल्स ने लगातार उनकी शील्ड पे जो अटैक किया था, इसके कारण सिया की वो बनाई गई जो शील्ड होती है वो कई टुकड़ों में बिखर के टूट जाती है। अब यहाँ पे विलन पार्टी तो सोच रही होती है कि उन्होंने यांग काई और सिया को हरा दिया है उस शील्ड के टूटने की वजह से, लेकिन यहाँ पासा तब पलटता है जब वो फिर से वही सील ओपन होती है तो वो हंटर बाहर निकलता है। यहाँ पे एक बार में 3-4 हंटर एक साथ ही निकलते हैं, जो कि एल्डर वेन और उसके डिसाइपल्स को धर दबोचते हैं। जैसे ही एल्डर वेन की बॉडी को वो जो हंटर है कैप्चर कर लेता है, उनकी कल्टीवेशन लेवल को वो सील कर देता है और वो झट से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं वो जो दूसरा डिसाइपल होता है वो हंटर उसकी बॉडी के आर पार चली जाती है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। अब आगे ये सब क्या चल रहा होता है, इससे वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है वो चुचला जाता है। एल्डर वेन से पूछने लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर एल्डर वेन उसे बताता है कि उस लड़की ने हमें ट्रिक किया है। उसने जानबूझ करके वो फॉर्मेशन क्रिएट किया ताकि हम उस फॉर्मेशन पे ही अटैक करते रहे, लेकिन इसका असली अटैक तो वो सील वाला हंटर था। मिस्टर लॉन्ग उसे कहता है कि इतने सारे लोग हम कई दिनों से उसके पीछे लगे हुए हैं और इतने दिनों तक पीछा करने के बाद हमारे हाथ से हार लगी है। धिक्कार है तुम सभी नमूनों पर कि मैं अपने साथ लिए फिर रहा हूँ। सभी को वो यूजलेस कहते हुए उन्हें छिड़कने लगता है, जिसपे एल्डर वेन उसे बताता है कि अभी भी हमारी हार नहीं हुई है। वो जो लड़की है उसने अपनी सारी एनर्जी को यहाँ यूज कर लिया है। उसकी भी एनर्जी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो कहीं पर छुपे हुए मेमने की तरह बैठी होगी और अभी ही सही वक्त है उस घायल मेमने पे अटैक करने का, जिसपे वो मिस्टर लॉन्ग कहता है कि तो फिर यहाँ पे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ उसका पीछा करो। लेकिन एल्डर वेन यहाँ पे बहुत ही चतुर किस्म का बंदा होता है। वो अपने आदमियों को जाने से रोक देता है और फिर फेंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स जो होते हैं वो उन्हें भेजता है, ये कहते हुए कि तुम ही दोनों अब उनके पीछे जाओगे। दोनों को कैप्चर करके तुम्हें हमें यहाँ सिग्नल देना है। जिसमें नुलॉन्ग जो होता है वो समझ जाता है कि ये तो हमें किसी प्यादे की तरह यूज कर रहा है। जब इसने खतरा देखा कि वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है तो खुद जाने के बजाय ये हमें वहाँ भेजना चाहता है ताकि उस लड़की की जो बची कुछ भी पावर है वो सारी एग्जॉस्ट हो जाए हमें खत्म करने में। आगे एल्डर वेन उसे कहता है कि यहाँ खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, जाओ उनका पीछा करो, कहीं भी दोनों दूर ना निकल जाए। अब यहाँ ना चाहते हुए भी वो नुलॉन्ग और उसका साथी जो होता है यहाँ यांग काई और सिया के पीछे चला जाता है। और अब यहाँ पर एल्डर वेन अपनी दूसरी दाव रखता है। वो अपने बंदों से कहता है कि अब तुम लोग जाओ इनका पीछा करो। जैसे ही वो लड़की ने मारने के लिए अपनी सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म कर देगी, तब तुम उस लड़की को कैप्चर कर लेना और हमें बताना, हम आ करके उसका हिसाब कर देंगे। अब आगे उस एल्डर वेन के बचे कुछ डिसाइपल्स भी यहाँ पे यांग और सिया के पीछे लग जाते हैं। इसमें मिस्टर लॉन्ग जो है यहाँ पे एल्डर वेन से पूछने लगता है कि आखिर ये सब अरेंज करने का क्या फायदा होगा, जिसमें एल्डर वेन उसे कहता है कि अपनी एनर्जी को एक बार एक्टिवेट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब जैसे यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है, वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। आगे एल्डर वेन उसे बताता है कि तुम्हारी एनर्जी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। उस लड़की ने जो यीन चेन वाली हंटर यूज किया था, ये कोई ऐसा वैसा हंटर नहीं होता है। इसी वो हंटर किसी की बॉडी को टच करती है, उसकी एनर्जी को वो बांध देती है और हम दोनों के ही कल्टीवेशन लेवल को उस यीन एनर्जी वाले हंटर ने सील कर दिया है, जिसके कारण हम दोनों की अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने कल्टीवेशन के सिर्फ 9th लेवल पे है और अगर एक बार उस और हंटर से हमारी बॉडी को हिट किया जाता तो हमारी जान भी जा सकती थी। जिसमें वो लॉन्ग कहने लगता है कि वो लड़की तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकली, तो इतनी दूर तक हमने उसका पीछा किया, इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिसमें एल्डर वेन उसे बताता है कि उस लड़की ने अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली है और साथ ही उसे मैंने बुरी तरीके से घायल भी कर लिया है। अगर उस पर अभी हमला किया जाए तो हमारी जीत पक्की है। और रही बात उस यांग काई की, तो यांग काई को उस हंटर चेन ने नहीं छुआ था, इसीलिए उसका पीछा करने के लिए मैंने फेंग्यू टावर सेक्ट के डिसाइपल्स को उनके पीछे लगा दिया है। यांग काई की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा वीक है और ये लोग उसका आसानी से सामना कर लेंगे। तो मैं जब दोनों ही अपनी पूरी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर चुके होंगे तब हम उन पे छुप के अटैक करेंगे। अब आगे उसके धूर्त प्लान को सुन करके वो जो मिस्टर लॉन्ग होता है उसकी तारीफ करने लगता है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो अपने ग्रैंडपा से कह के मैं तुम्हें एक हायर पोजीशन दिलवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे षड्यंत्र रचने की जो कला है वो तो काफी बेमिसाल है। अब आगे एल्डर वेन उसे कहता है कि अभी हमारे पास काफी टाइम है, इसलिए हमें अपनी बॉडी के अंदर ही सीन एनर्जी वाले चेन की जो अटैक की गई थी इसके पावर को अंदर ही अंदर डिसॉल्व करना होगा, ताकि जो हमारी सर्कुलेशन एनर्जी सील कर दी गई है उसे हम अनलॉक कर पाए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम यांग काई को देखते हैं जिसने सिया को एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है
इसलिए वहाँ यांग काफी ज्यादा चिंतित होता है। वो उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। सिया उसे बताती है कि मेरे पास हीलिंग पिल्स रखे हुए हैं, मुझे उन पिल्स को खिला दो। जिसमें यांग उसे पूछता है कि वो पिल्स तुमने कहाँ रखी है। तो सिया उसे बताती है कि वो पिल्स मेरे पॉकेट में है। बाकी यहाँ पे यांग सोचने लगता है कि वो अभी इस सिचुएशन में वो कैसे उसके पॉकेट में हाथ डाल सकता है, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। लेकिन सिया की हालत देख करके वो सोचने लगता है कि अभी एम्बैरेस होने का वक्त नहीं है। काफी झिझक के साथ उसके पॉकेट में से पिल निकालता है और फिर उसके मास्क को हटाते हुए वो उस पिल को उसे खिला देता है। आगे यांग के पूछने पर कि क्या अब तुम ठीक हो, सिया उसे बताती है कि मैं अब आगे और फाइट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी एनर्जी अब बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे पहुंच गई है। इसमें यांग काफी हिम्मत के साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ अपने आप को हील करने की कोशिश करो, मैं इस जंगल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें यहाँ से सही सलामत बचा करके ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सिया उसे एक और खतरे के बारे में बताती है कि इस पूरी जंगल को मैंने उस येन एनर्जी से सील कर दिया है, जिसके कारण हम भी यहाँ से नहीं जा पाएंगे जब तक कि वो येन एनर्जी अपने आप खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने उसी टाइम उस नए येन 8 लॉक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। इसलिए एक बार जब वो एक्टिवेट हो जाए तो उसका असर काफी देर तक रहता है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा क्योंकि वो जो 9 येन एनर्जी है सुबह में होते ही कम हो जाती है। यांग उसे कहता है कि क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि अभी इस जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है, वे लोग अभी भी इनका पीछा कर ही रहे हैं। सिया उसे बताती है कि इस फॉर्मेशन को उसने इसलिए एक्टिवेट किया था ताकि वो 9 येन की एनर्जी को ट्रैप कर सके, इसे ट्रांसफॉर्म करके एक डीयू में बदल सके। इसकी पावर इतनी ज्यादा इंटेंस है कि एक ट्रू युआन रेल्म का कल्टीवेटर भी इस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसमें यांग उसे पूछता है कि इस फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद वो जो हंटर्स निकले थे, क्या वे जो सील हंटर्स थे ये इसी फॉर्मेशन का ही एक हिस्सा था। सिया उसे हाँ में जवाब देते हुए बताती है कि वो फॉर्मेशन से एक तरह का खास सील चेन निकलता है जो कि किसी कल्टीवेटर के 80% पावर को सील करने की ताकत रखता है। अब ये सुनते ही यहाँ पे यांग का दिमाग ठनकता है। वो सोचने लगता है कि अगर अभी उनके 80% पावर सील कर दिए जा चुके हैं तो हमारे लिए एक चांस अभी भी और है, मैं उन्हें हरा सकता हूँ और यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए सिया उसे रोकते हुए बताती है कि भले ही उनकी 80% पावर सील हो चुकी है लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसमें यांग यहाँ पे उसे बताता है कि अगर 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा और फिर इतने दिनों तक लंबा सफर तय करते हुए यहाँ पे आना, मैं उसे यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं उस ट्रेजर को यहाँ से लेकर के जाऊंगा जो कि तुम्हें ट्रू युआन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाएगी। आगे वो यहाँ उससे कहता है कि हम यहाँ यूं ही इस तरह से बैठे नहीं रह सकते क्योंकि वे हमारा पीछा कर ही रहे होंगे और अगर हम उनके हाथ लगे तो ये मौत से भी ज्यादा बदतर होगा हमारे लिए। बस यहाँ पे यही तरीका है कि मैं उनका सामना करूँ और उन्हें हरा दूं। सिया अब उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और उसे वही खास जेड पेंडेंट देते हुए कहती है कि जब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। ये जेड पेंडेंट जो है वो येन एनर्जी को कंडेंस करने में मदद करता है, तुम्हारी पावर्स फाइट करने के दौरान लगातार इंक्रीज होती जाएगी। हाँ, जो यांग होता है इस जेड पेंडेंट को लेने से मना करता है और उसे कहता है कि सिया अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। सिया फोर्सफुली ये जेड पेंडेंट उसके हाथों में थमा देती है। आगे यांग वहाँ जाने से पहले उसकी तरफ आखिरी बार देखता है और उसे कहता है कि अगर सुबह तक मैं यहाँ वापस नहीं आया तो तुम मेरा यहाँ पे इंतजार मत करना। ये सोचना कि मैंने तुम्हारे खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जिससे तुम यहाँ सुबह होती ही सेफली निकल पाओगी, इसलिए मेरा इंतजार मत करना अगर मैं ना आ पाऊँ तो। इतना कहते ही यांग वहाँ से चला जाता है। आगे हम उसी नुलोंग और उसके एक चमचे को देखते हैं जो कि यांग का पीछा करने के लिए उस जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे यांग उन्हीं के सामने आ जाता है। अब आगे यहाँ पे एक जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाएगी क्योंकि यांग यहाँ पे पूरी कॉन्फिडेंट के सामने उनसे कहता है कि अब आ जाओ, किससे मेरा सामना करना है। जो चमचा होता है सबसे पहले अपने शॉट निकाल लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने युआन रेल्म के मात्र 4 लेवल पे हो और यहाँ पे ऐसे अपेयर हुए हो जैसे कि किसी पीक पॉइंट के एक कल्टीवेटर हो। तुम्हारा और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं तो अपनी तलवार के एक ही स्ले में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। यांग उसे कहता है कि बड़ी बड़ी बातें बोलने से ज्यादा अच्छा है कि तुम मुझसे फाइट करो। अब आगे यांग इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उसकी तलवार के हर एक स्ले को आसानी से डॉज कर रहा था। काफी देर तक यहाँ फाइट करने के बाद वो जो बंदा होता है अपने शॉट में थंडर एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और उससे फिर यांग भी अटैक करने लगता है। लेकिन यांग उसकी तलवार को फेंकते हुए जैसे ही उसने मात्र अपनी 2 उंगलियों से उस पर अटैक किया होता है वो बंदा तो वही ढेर हो जाता है। अब आगे यांग ने उसी की तलवार उठा ली होती है और जब वो बंदा यहाँ पे भाग रहा होता है तब उसी की तलवार उसके सीने में जा लगती है और वो फाइनली वहीं पे ही मर जाता है। यांग उसे कहता है यहाँ मुझसे बच करके कोई भी नहीं भाग पाएगा। अब आगे बारी उस नुलोंग की होती है जहाँ पे वो पूरी तरह से तैयार था उस यांग का सामना करने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ को देख करके समझ जाता है कि उसके बाएं हो था और उस चिन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही यांग है। यांग इस बात को कन्फ्रंट करता है कि हाँ, उन दोनों को मारने वाला मैं ही हूँ, तो वे दोनों मरने के ही लायक थे। ये सुनते ही वो जो नुलोंग होता है आग बबूला हो जाता है और यांग ऐसे कहने लगता है कि आज मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा तुझे मार के। जिसपे यांग उसे यही कहता है कि बातें बहुत हो गई, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच काफी ज्यादा मार्शल फाइट होती है जिसपे पड़ना भारी उस नुलोंग का ही होता है क्योंकि वो यांग के मुकाबले हायर कल्टीवेशन लेवल पे होता है। लेकिन जैसे जैसे यांग उससे फाइट कर रहा होता है उस जेट पेंडेंट की वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे पड़ना भारी हो जाता है यांग का और इस तरह से अपने पंचेस से उस पर अटैक कर रहा होता है मतलब वो युआन रेल्म के 9th लेवल पे पहुंच गया हो। ये देख के वो नुलोंग भी हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुमने अपने बॉडी के साथ कर क्या रखा है, तो किसी डिमन की तरह डिवोर होते हुए एनर्जीज को सक कर रहा है। जिसमें यांग उससे कहता है कि अभी तुमने मेरे अंदर के डिमन को
दिखेगा ही कहाँ है। जब ये बाहर निकल के तुम्हारी एनर्जी को सक कर लेगा तो यह देखने के लिए तुम्हारे शरीर की हड्डियां तक नहीं बचेंगी। जैसे यांग गाय उस पे अपने पावरफुल पंच का यूज करता है, वो जो नुलांग होता है वो समझ जाता है कि यहाँ मुझे इसे हराने के लिए कुछ और ट्रिक का यूज करना होगा। लेकिन यांग का यहाँ जो होता है वो अपनी कामनेस की टेक्निक का यूज करते हुए उसकी जो पोजीशन होता है वो फाइंड आउट कर लेता है और उस पर अटैक करता है। बाकी जैसे ही वो अपनी एक पावरफुल पंच से उस पर अटैक करता है, उसके शरीर में जो कपड़े होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे उसका जो हाथ होता है वो सुन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही यांग गाय उस पर एक और गहरा अटैक करता है, वो पीछे खिसक जाता है और उस पेड़ का सहारा ले लेता है। यांग गाय उसे कहता है कि अब तो फाइट करने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो तुम्हारा हाथ है पूरी तरह से मैंने बेजान कर दिया है। अब उसकी बॉडी यहाँ पे अधमरी हालत में पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो बेहोश होने से या मरने से पहले यांग कैसे ये कह जाता है, मैंने उस ब्लडी बैटल गैंग वालों को सिग्नल भेज दिया है, यहाँ पे मेरी तलाश करते हुए जरूर आएंगे, फिर देखना उनसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जिसमें यांग उसे कहता है कि चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, मैंने अपना यहाँ इरादा पक्का कर लिया है कि मैं सिया को बचाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि अब यहाँ पे सिया के जो मास्टर ओल्ड बैंक होते हैं वो उस जंगल में आ चुके होते हैं, जहाँ पे उस खाई में से ये एनर्जी को निकलता हुआ वो देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये 9 एंड वाले 8 लॉक के फॉर्मेशन को सिया ने ही एक्टिवेट किया होगा और इसके ओपन करने का मतलब है कि वे किसी खतरे में जरूर है। आगे वो उसी फॉर्मेशन के करीब पहुँचते हैं जहाँ वे उसी खतरनाक से चेन सील्स को देखते हैं उस फॉर्मेशन के अराउंड बंधा हुआ। अब मास्टर तो एक हाई लेवल के कल्टीवेटर होते हैं, वो चाहते तो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ये सोच करके रुक जाते हैं कि अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया गया तो हो सकता है कि उसके डिसेबल की जान और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाए, क्योंकि अगर सिया ने ये फॉर्मेशन एक्टिवेट किया है तो जरूर उस ये एनर्जी को इस फॉर्मेशन के अंदर ही रखने के लिए उसने ऐसा किया होगा। इसलिए वो फिलहाल के लिए इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि सुबह होने का वो यहीं पे इंतजार करेंगे। अब इधर फॉर्मेशन के अंदर हम यांग गाय को देखते हैं, जिसकी जो काइवान रेल्म की फाइटिंग स्पिरिट की पावर होती है वो पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे उन बंदों से फाइट करते हुए काफी टाइम बीत चुका था और वो इन्हें हरा भी देता है। तो जैसे वो उनसे फाइट कर रहा होता है, इसकी जो फाइटिंग एबिलिटी होती है यांग गाय की वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिसका यूज करके यांग गाय ने यहाँ पे नुलोंग को भी जान से मार डाला था। यहाँ पे यांग गाय की जो फाइटिंग स्पिरिट जो थी वो पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता था। वो यहाँ डिसाइड कर लेता है कि वो बाकियों को भी ढूंढ करके खत्म कर डालेगा। इसलिए अब ब्लडी बैटल गैंग के जितने भी डिसेबल्स बचे हुए होते हैं वो उनको चेतावनी देते हुए कल के वो किस कोने में है इस बात का पता वो अपनी ऑरा से उन्हें पहुंचाता है। जैसे ही एल्डर वेन को यहाँ उसकी ऑरा का एहसास होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे यांग गाय उसे चुनौती देना चाहता है और उसे बुला रहा है उससे फाइट करने के लिए। लेकिन उस फॉर्मेशन की वजह से एल्डर वेन की हालत ठीक नहीं थी। एक तो उसकी कल्टीवेशन लेवल 80% तक कम हो जाती है, साथ ही सिया ने वहाँ से भागते हुए उस एल्डर वेन पे ऐसा अटैक किया होता है जिसके कारण उसकी इंटरनल इंजरीज काफी ज्यादा हो जाती है। वो यहाँ यही सोच के बैठा होता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा फॉर्मेशन बनाने का तरीका सीखा है कहाँ से है, इसने मेरे अंदर के ची एनर्जी के पावर को इतना ज्यादा कम कर दिया है। और अभी अभी जिस बंदे की मैंने ऑरा को महसूस किया है वो तो अपने काइवान रेल्म के सिर्फ 9th लेवल पे ही है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो किसी ट्रू युआन रेल्म के कल्टीवेटर जैसी लग रही है। आगे वो अपने आप को ही दिखाता है कि 2 जूनियर से मैं इस तरह से डर के यहाँ पे बैठा हूँ, जबकि मैं एक ट्रू युआन रेल्म के 5 लेवल का मास्टर कल्टीवेटर हूँ और ये 2 लैला मजनू मुझे इस तरह से यहाँ पे टीज कर रहे हैं कि मैं इस जंगल के एक कोने में दुबक के बैठा हूँ। इस ये इन्फॉर्मेशन को एक बार हटने दो, इसके बाद मेरे कल्टीवेशन लेवल वापस आ जाएंगे और फिर मैं इन दोनों को बताऊंगा कि बदला किसे कहते हैं। जिसमें वो लॉन्ग यहाँ एल्डर वेन से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस यांग गाय ने अपना पता बता करके अपनी ही मौत को बुलावा दिया है। वो जरूर तुमसे फाइट करने के लिए तुम्हें उस जगह पे बुला रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि अगर हम दोनों साथ में उस पर अटैक करेंगे तो हम दोनों का मुकाबला वो एक साथ मिलकर नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली फिर उसकी मौत तय है। आगे यांग गाय के मन में भी यही उधेड़बुन चल रही होती है कि अगर वे सारे लोग यहाँ पे आ गए एक साथ और उन्होंने हमला किया तो शायद इस बैटल में वो नहीं बच पाएगा। फिर उसने यहाँ सिया से वादा किया है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसे बचाने के लिए यहाँ पे फाइट करेगा। कि तभी वहाँ पे वो ब्लडी बैटल गैंग के 3 डिसेबल आ जाते हैं यहाँ यांग गाय को ढूंढते हुए। अब आगे उन तीनों में से जो सबसे ज्यादा कम लेवल के कल्टीवेशन का बंदा होता है वो यांग गाय की इस ऑरा को देख करके घबरा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा तो अपने काइवान रेल्म के 9th लेवल पे है, लेकिन इसकी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो आखिर 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेंथ है इतना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आगे वो यांग गाय से पूछने लगता है कि क्या तुमने इस नुलोंग को यहाँ जान से मार डाला है, जिसमें यांग गाय उसे कहता है कि इस बंदे को नहीं, तुम सभी के साथ साथ मैं तुम्हारे उस एल्डर वेन को और मिस्टर लॉन्ग को भी खत्म कर डालूंगा। जिसपे वो बंदा यहाँ यांग गाय से कहता है कि उन्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम तीनों ही तुझे खत्म करने के लिए काफी हैं। अब आगे यांग गाय मन ही मन सोचने लगता है कि अगर ये तीनों एक साथ उस पे टूट पड़े तो इसका इस फाइट में जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर ये बारी बारी से यहाँ पे इन सबसे फाइट करेगा तो ही यहाँ इसके जीतने के चांसेस है। इसलिए वो वहाँ पे सबसे कम लेवल के बंदे को उकसाने की कोशिश करता है। यांग गाय उस बंदे से कुछ ऐसा कह देता है कि वो बंदा दिलमिला जाता है और उस पर अटैक करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जो लीडर होता है उसे रोक देता है। उससे कहता है कि इसके जाल में मत फंसो, ये तुम्हें भड़काना चाहता है। हम सभी मिलकर इस पे अटैक करते हैं ताकि इसका मामला यहीं
यहीं पे तमाम करते हैं। अब आगे वे तीनों एक साथ मिलकर के यांग काई पे अटैक करने के लिए घेरा बना देते हैं। यांग काई फिर से अपने फाइटिंग स्ट्रेटजी सोचने लगता है कि अगर वो सबसे पहले इसी लीडर को खत्म करेगा तो इन दोनों की ताकत भी यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर वो उस लीडर पे अटैक करने के लिए अपने अंदर जितनी भी यिन एनर्जी होती है उसे एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। उसी यिन एनर्जी से यहाँ पे उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ यांग काई के हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। अब आगे यहाँ काफी देर तक इनकी इसी तरह से फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को मार तो रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अटैक को आसानी से डिफेंस भी कर रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पे एक जोरदार अटैक ये दोनों एक दूसरे की बॉडी पे करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। अब आगे वो जो बंदा होता है यांग कैसे कहता है कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काई वान रेल्म के हाईएस्ट लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ। तुम्हारे जैसे लेवल के कल्टीवेटर के सामने मुकाबला करना तो मेरे लिए इतना आसान है जैसे कि तुम्हें चांटे मारना है। अब आगे यांग काई उसके अटैक से यहाँ पे उठ नहीं पा रहा होता है। वो सोचने लगता है कि उसने यहाँ पे यांग लिक्विड के 10 ड्रॉप्स को यूज कर लिया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे इस अटैक से कोई बच जाए। अब जैसे ये सोचते हुए यहाँ यांग काई उस बंदे पे मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि यांग काई ने जो उस बंदे पे अटैक किया था उसका अटैक देर से ही सही लेकिन काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसके कारण उस ब्लडी बैटल गैंग का वो बंदा वहीं पे ही मारा जाता है। इसका फायदा उठा करके यहाँ यांग काई जो होता है वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे उस बंदे की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और यांग काई के बारे में कहता है कि इस लड़के के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी एक घंटे के अंदर आखिर कैसे आई, जिसमें दूसरा बंदा उसे बताता है कि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, उसके हाथ में एक ऐसा ट्रेजर है जिसके कारण वो आसपास की यिन एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर पा रहा है और अपने उसी सीक्रेट ट्रेजर का यूज कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए। आगे वो कहता है कि उस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बस उसे इतना ही पता है कि वो एक टॉप ग्रेड का अर्थ लेवल का सीक्रेट ट्रेजर है। सो अगर वो यांग काई के इस ट्रेजर को उसके हाथों से ले ले तो माला माल हो जाएंगी, क्योंकि अगर एल्डर विंग और वो मास्टर लॉन्ग जो यहाँ पे यांग काई के पीछे पड़ी है उन्होंने अगर यांग काई को घेर लिया तो वो उस ट्रेजर को ले लेंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए हम यहाँ एल्डर विंग और लॉन्ग को खबर नहीं करते हैं और सिर्फ हम दोनों ही उस यांग काई के पीछे जाते हैं ताकि उसके हाथों से वो सीक्रेट ट्रेजर को स्नैच कर ले। इस बार यांग काई को हम अपने हाथों से मार डालेंगे और फिर वो ट्रेजर हमारा होगा। तो वो दूसरा डिसाइपल उसे कहता है कि तुम सही कह रही हो, एक तरह से हम अपने ब्रदर की मौत का बदला भी उससे ले लेंगे। आगे दूसरा बंदा उसे कहता है कि यांग काई पे जो हमारे साथी ने अटैक किया था इसके कारण उसके बॉडी में काफी इंजरीज हो गई होंगी, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि उससे भागते हुए उसके जेब में से एक चीज गिरी जिसे तुमने उठा लिया है। आखिर वो बॉटल में ऐसी क्या चीज थी जिसके बारे में तुम मुझे बताना नहीं चाहते। इससे पहला बंदा उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ऑब्जर्वर निकले, इस छोटी सी चीज को भी तुमने ऑब्जर्व कर लिया। आगे वो उसी बॉटल को दिखाता है जिसमें कई सारे एक्लिजर्स पिल होते हैं। आगे वो बताता है कि ये जो पिल्स है वो यांग एनर्जी के एट्रीब्यूट्स है। इसी पिल का वो यांग का यूज कर रहा होगा अपनी एनर्जी की स्पीड बढ़ाने के लिए। आगे वो कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी काफी ज्यादा वीक है, क्यों ना तुम इस पिल का यूज करो और इस मौके का फायदा उठाओ। इसके कारण वो पिल तो ले लेता है और उसे कहता है कि जो पहले जाकर के यांग काई को मारेगा सीक्रेट ट्रेजर उसी का होगा। आगे ये दोनों ही यहाँ पे खुद की प्लानिंग बनाते हुए यांग काई के फिर से पीछे पड़ जाते हैं। अब आगे यांग काई एक जगह छुप के बैठा होता है क्योंकि उसे वाकई में काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो गई थी, लेकिन अभी भी उसकी गोल्डन बॉडी के कारण वो अपने आप को वापस से उसी कंडीशन में ले आएगा जिसके कारण वो बाकी बचे दो लोगों को से फाइट कर सकता है। अब आगे यांग काई यहाँ पे रिवील करता है कि उसने जानबूझ करके वो पिल वहाँ पे छोड़ा था ताकि वो उन दोनों बचे हुए बंदे की लोकेशंस को ट्रैक कर सके। आगे उसका प्लान ये होता है कि वो बारी बारी से उन दोनों बंदों से अलग अलग फाइट करेगा, तभी वो उन दोनों को हरा पाएगा। अब आगे यांग काई को उन दोनों में से एक बंदा दिख जाता है जो कि उसे ही ढूंढ रहा होता है। वो वहाँ पे अकेला होता है। इस बात का फायदा उठाते ही यांग काई उसके पीछे लग जाता है, लेकिन वहाँ पे जंगल के खास हिस्से में यांग काई को एक अजीब सी एनर्जी वहाँ पे दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए जब वो वहाँ जाता है जिस चीज को पाने के लिए वो इतने दिनों से इस जंगल में भटक रहे हैं, वहाँ वो लोटस फ्लावर उसे दिख जाता है। जैसे ही यांग काई की नजर उस फ्लावर पे पड़ती है उसे याद आ जाता है कि जो सिया है वो तो यही 9 एनर्जी को कंडेंस करने के लिए ये युआनलू फ्लावर को ढूंढ रही है, लेकिन उस युआनलू फ्लावर के ट्रेजर पे किसी और की नजर पड़ जाती है। जैसे वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, यांग काई यहाँ पे पहले से ही घात मार के बैठा था और वो उस बंदे पे अचानक से उसी पाम टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करता है और यहाँ यांग काई के मात्र एक ही पंच में वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ही यांग काई की नजर उस फ्लावर पे पड़ती है वो फ्लावर अब गायब हो चुका था, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये जो युआनलू फ्लावर है उसे अपने आप को बचाने का सेंस है। वो जैसे ही खतरा अपने आसपास महसूस करता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। यांग काई सोचने लगता है कि इसी तरह के स्पिरिचुअल फ्लावर पे काबू कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा और सोचने लगता है कि अगर अगली बार ये फ्लावर दिखा तो वो काफी सावधानी से इसे लेने के लिए कोशिश करेगा। वो इस तरह से उसे लेगा ताकि उस फ्लावर को अपने चारों ओर क्रैशेस के बारे में पता ही ना चले। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिया होती है अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टीवेट कर रही होती है, तभी उसके सामने वो ब्लडी बैटल गैंग का बंदा पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने यहाँ शोर मचा करके ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही मिस्टर लॉन्ग को इसकी खबर दे दूंगा। और तुम तो जानती हो कि वो जो मिस्टर लॉन्ग है वो किस नजर से तुम्हें देखते हैं, कितना ज्यादा वो छिछोरा है। वो तो तुम्हें पाने के लिए बेकरार है, तुम्हें देखते ही किसी बाघ की तरह तुम पे कूद पड़ेगा। इस पे सिया उसे कहती है कि अरे यांग काई तुम आ गए मुझे बचाने के लिए। तो उस बंदे को लगता है कि यहाँ सिया नाटक कर रही है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है।
इसलिए वो बंदा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस तरह की ट्रिक में फंसने वाला नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे वाकई में उसके पीछे यांग काई होता है, जिसकी मात्र एक पाम अटैक से ही वो जो बंदा होता है वो वहीं पे ढेर हो जाता है। यांग काई इस फाइट में काफी ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉस कर चुका होता है, इसलिए उसकी हालत ठीक नहीं होती है। यहाँ पे सिया उससे पूछती है तो यांग काई उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब बस केवल 2 लोग ही बचे हैं। सिया उसकी हालत को देख करके समझ जाती है कि आखिरकार 1 घंटे में इसने कितना कुछ सहा होगा और उसने उस फाइट में सभी को ही हरा दिया है, तभी तो इसकी ये हालत हो चुकी है। आगे सिया उसे संभालती है और उसके जख्मों पे पट्टी लगाती है। यांग काई उसे बताता है कि जिस चीज की वो तलाश करने के लिए इस जंगल में आए थे वो युआनलू फ्लावर उसे दिख गया है, जिसमें सिया उसे कहती है कि मुझे अब वो फ्लावर नहीं चाहिए और इस कीमत पे तो बिल्कुल नहीं जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। जिसमें यांग काई उसे कहता है कि आखिर तुम उसे पाने के लिए इतनी ज्यादा दूर आई, अगर हम उसे लिए बिना यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी सारी मेहनत यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। सिया उसे कहती है कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस युआनलू फ्लावर को लेने के लिए तुमने इतनी ज्यादा इंजरीज को सहा है। अब आगे उस फ्लावर को लेने के लिए तुम नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे बैठ के सिर्फ रेस्ट करो, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ सुबह होने वाली है। सुबह होते ही ये जो 9 यिन लॉक फॉर्मेशन है वो अपने आप हट जाएगा, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिसमें यांग काई उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे किस चीज के लिए चिंतित हो, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोग बचे हैं। जिसपे सिया हैरान होते हुए उससे पूछती है तो क्या तुमने सबको ही हरा डाला है, और अगर दोनों लोग भी बचे हैं तो इस सील के हटते ही उनकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो वापस से आ जाएगी और फिर तुम उस एल्डर वेन के जो कि ट्रू युआल रेल्म के 5th लेवल का एक कल्टीवेटर है इसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। जिसमें यांग काई कहता है कि इसका मतलब है कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता ये है कि सुबह होने से पहले ही मुझे उन दोनों को हराना होगा, इसके बजाय कि यहाँ पे बैठ के हम दोनों मौत का ही इंतजार करें। इससे बेटर यही होगा कि अपनी जान बचाने के लिए हम फाइट करें। यांग काई इतना कहती है कि वो यहाँ पे बैठ के अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, वो सुबह होने से पहले ही उन दोनों को हरा देगा। उस फ्लावर के अपीयर होने में बस कुछ ही समय बाकी था, इसलिए यांग काई जो होता है वो सिया के साथ मिलकर के उस युआनलू फ्लावर को ढूंढने लगता है। ये युआनलू फ्लावर जो होता है एक स्पिरिचुअल ट्रेजर होता है, इसमें एक इस तरह का इंटेलिजेंस होता है कि अपने आसपास खतरे को डिटेक्ट करते हुए वो वापस से छुप जाया करता है। फाइनली इस बार यांग काई ने उस युआनलू फ्लावर को ढूंढ लिया होता है और अब वो युआनलू फ्लावर जो होता है वो पूरी तरह से खिलने वाला होता है और उसके अंदर से निकलने वाली होती है वही 9 यिन कंडेंस एनर्जी। इसी 9 यिन एनर्जी की ही तलाश यहाँ पे सिया को होती है। आगे उस फ्लावर की जैसी ही पंखुड़ियां ड्रॉप होती है वो 9 यिन कंडेंस एनर्जी बाहर रिलीज होता है। आगे यांग काई यहाँ सिया से पूछने लगता है कि आखिर मैं किस तरह से इस 9 यिन एनर्जी को अपने बॉडी में कंडेंस कर सकता हूँ। तो इस जर्नी पे यहाँ आने से पहले कई बार ओल्ड मिंग से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया नहीं। अब इससे पहले कि ये एनर्जी वापस से गायब हो जाए तो मुझे बता दो कि मुझे क्या करना होगा। अब यहाँ सिया चुप्पी साध लेती है, शर्म के मारे उसकी जबान से कोई लफ्ज ही नहीं निकलते और क्यों ना हो आखिर एक लड़की इस तरह की बात किसी लड़के के साथ कैसे कर सकती है। लेकिन वो जानती है कि अगली अपॉर्चुनिटी उसे अगले 7 सालों के बाद मिलेगी, क्योंकि ये फ्लावर 7 सालों में सिर्फ 7वें महीने में 7वें घंटे ही फ्लावर ब्लूम होता है। इसलिए वो अपनी सारी शर्म को छोड़ते हुए उससे कही देती है कि एक बार जब तुम इस 9 यिन एनर्जी को अपने बॉडी के यांग एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर लोगे, उसके बाद तुम्हारी ये जो यांग एट्रीब्यूट वाली बॉडी है जब तुम्हारी बॉडी के अंदर वो यांग लिक्विड से जमा कर लेगी तब तुम उस लिक्विड को अपने मुंह में ले लेना और आगे फिर तुम्हारे मौत से उसे कैसे लेना है ये तुम सिर्फ मुझ पे छोड़ दो। अब यहाँ वो सीधे सीधे नहीं बताती कि वो किसके जरिए उसके मुंह से उस यांग एनर्जी को ले लेगी, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कह रही होती है कि इन दोनों को किस करना पड़ेगा। लेकिन वो बेवकूफ यांग काई जो होता है वो इतना ज्यादा बुद्धि होता है कि इसके इस इनडायरेक्ट इंटेंशंस को नहीं समझ रहा था। में हम देखते हैं कि वो फ्लावर की पंखुड़ियां गिरने लगती है और वो 9 यिन एनर्जी का जो कंडेंस ड्यू ड्रॉप होता है वो बाहर आ जाता है। सिया यहाँ जानती है कि अगर इस ड्रॉप को कैप्चर नहीं किया गया तो ये तुरंत ही गायब हो जाएगा, इसलिए वो इस ड्यू ड्रॉप को कैप्चर करने के लिए वही अपना 8 चेन वाला फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट कर देती है। वो 8 चेन्स जो होती है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और उस ड्रॉप को बाहर निकलने के लिए रोक देती है, क्योंकि उन 8 चेन्स ने अपने अराउंड एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया होता है जिससे बाहर वो ड्रॉप नहीं जा सकती। उस 8 लॉक फॉर्मेशन से वो ड्रॉप बहुत ही बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अब सिया के पास मात्र 1 घंटा होता है, क्योंकि 1 घंटे में ये एनर्जी अपने आप ही गायब हो जाएगी। इसलिए वो यांग काई को जल्दी करने को कहती है, क्योंकि इस 8 लॉक फॉर्मेशन के अंदर वो ड्रॉप इधर उधर नहीं भागेगी। अब आगे यांग काई अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर एंट्री लेता है। अब चूंकि यांग काई के शरीर में यांग एनर्जी होती है इसीलिए वो आसानी से उस 8 लॉक फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर चुका था, क्योंकि यिन और यांग एनर्जी एक सिक्के के ही 2 पहलू होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी दूर नहीं रह सकते। वो ड्रॉप के अंदर यिन एनर्जी होती है और यांग काई के शरीर में यांग एनर्जी होती है, इसलिए अब यांग काई अपनी बॉडी के अंदर की ऑरा का यूज करता है ताकि वो उसके अंदर की यिन एनर्जी को बाइंड कर सके। जैसे वो उसे कैप्चर करने के लिए एक जाला फेंकता है, वो एक स्पिरिचुअल ट्रेजर होने के कारण इस खतरे को भांप लेता है और उस फॉर्मेशन के अंदर ही इधर उधर कूदने लगता है। जिसपे सिया उसे बताती है कि आगे सावधान रहना, अगर ये यिन एनर्जी तुम्हारी बॉडी को टच कर जाती है तो फिर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए अपनी बॉडी को इसे टच मत करने देना। में जो यांग होता है वो उस जाले से उस ड्रॉप को कैप्चर कर लेता है। अब सिया उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, बिना छुए ही इस ड्रॉप को निकल लो। यांग काई बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन अब उसके लिए मुश्किल ये होती है कि जब ये यिन एनर्जी उसके शरीर के अंदर जाती है उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से जमने लगती है। इस तरह की
जीनियस ट्रेजर वाली इतनी बड़ी यिन एनर्जी जो यांग काई ने इतनी अचानक तरीके से एब्सॉर्ब कर ली थी, उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है। इसी कारण उसके शरीर पर इसका उल्टा असर होने लगता है। लेकिन यांग काई के पास भी उसकी खुद की मिस्टीरियस स्किल होती है, जो कि उसकी खुद की ब्रॉड गोल्डन बॉडी है। इसके कारण उस यिन एनर्जी को उसकी पूरी गोल्डन बॉडी ही अपने हड्डियों में एब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ यांग काई ने पूरी तरह से यिन एनर्जी को अपने बॉडी में जो एब्सॉर्ब कर लिया था, इससे वो एम्बैरेस होता है। और वो सिया एनर्जी को मांगने के लिए आएगी तो वो किस तरह से देगा? उसकी खुद की बॉडी तो इसे पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर चुकी है। आगे सिया उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर ये तुम्हें हो क्या रहा है। इसमें यांग काई उसे बताता है कि उसकी बॉडी में ये यिन एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर की जो ट्रू यांग एनर्जी है वो इस यिन एनर्जी को सप्रेस करने में अनेबल है। लेकिन जैसे ही उसकी हड्डियां उस सारी यिन एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करती हैं, यहाँ यांग काई की बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है। वो उस ठंड के असर से बच जाता है। अब इधर यांग काई परेशान होता है कि वो आखिर सिया को क्या जवाब देगा कि उसकी गोल्डन बॉडी ने उस यिन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है। कि इतने में सिया जो होती है वो अपना मार्क्स उतारती है। यांग काई को ये कहते हुए कि मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ा। वो उसके करीब आती है और उसे किस करती है। यांग काई उसके अचानक से किस करने से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाता है कि आखिर सिया उसके साथ कर क्या रही है। अब आगे हम देखते हैं कि उस किस का असर अब सिया के अंदर दिखने लगा था। यांग काई के जो अंदर यांग एनर्जी अब इकट्ठा हो चुकी थी, जो कि उस केस के अंदर अब सिया की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ हमें एक बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। ये दोनों तो एक दूसरे के प्यार में ही यहाँ पे खो जाते हैं। आगे यांग काई के दिमाग में बस यही बातें चल रही होती हैं कि अचानक से ये मुझे किस क्यों कर रही है। अब तक यांग काई ने सिया के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया होता है, उन्हीं मेमोरीज को याद करने लगता है। किस तरह से सिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उसका पीछा किया करती थी। अब यांग काई की मेरिडियंस ओपन नहीं हुई तो किस तरह से सभी उसे बुली किया करते थे, लेकिन हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिया उसके पास होती थी। उसने हमेशा ही उसका साथ दिया, चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन रहे। वो यहाँ पे हर वो टाइम को याद करता है जबकि सिया उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ हुआ करती थी। यहाँ उन मेमोरीज को याद करते हुए यांग काई को इस बात का एहसास आता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी सिया के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स जाग चुकी थी। और फिर इन्हीं मेमोरीज को याद करते हुए सिया के लिए उसके अंदर फीलिंग्स जाग जाती है और फिर वो भी सिया को किस करने लगता है। लेकिन फिर इनकी ये जो किस होती है ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है के बारे में यांग काई ने सोचा भी नहीं होता है। वो अचानक से सिया से अलग हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने अभी मेरे साथ क्या किया है। अब आगे यांग काई सोचने लगता है कि यही वो रीजन है जिसके कारण वो ओल्ड मैन के साथ साथ सिया भी मुझे नहीं बता रहे थे आखिर इस 9 एनर्जी को उसकी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करना है। और इसी तरीके को उन्हें बताने में इतना ज्यादा झिझक महसूस हो रहा था, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के जो स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं उन्हें कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। इस युआनलू फ्लावर में ये जो 9 यिन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसे कलेक्ट करने का तो बहुत ही अतरंगी सा स्ट्रेंज ही तरीका है। और इस तरह के स्पिरिचुअल ट्रेजर को इस तरह से कलेक्ट करने का ये जो तरीका है वो तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिक लेकिन बहुत ही अच्छा है। अब यांग काई यहाँ तो उसे किस कर रहा होता है, लेकिन वो बेवकूफ किस करने के अलावा दुनिया भर की चीजों को यहाँ सोच रहा होता है। पहले यहाँ पे इतने टाइम के बाद इनकी ये काफी अवेटेड किस यहाँ पे पूरी होती है और ये दोनों इसमें इस तरह से मगन हो जाते हैं कि इनकी ये जो किस होती है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। और यांग काई को यकीन नहीं होता है कि सिया उसके साथ ऐसा कर रही है। वो अचानक से उसे पेन महसूस होता है और वो अपने आप को सिया से अलग करता है। उसे कहता है कि ये तुम आखिर मेरी टंग के साथ कर क्या रही थी, तुमने उसे बाइट क्यों किया। जिसपे यहाँ सिया बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है कि आखिर वो इस चीज का उसे जवाब क्या देगी। आगे यहाँ हिचकिचाते हुए सही सिया उसे बताना शुरू करती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो जन्मजात प्योर यांग एनर्जी है, इसे 9 यिन एनर्जी के साथ कंबाइन करने की जरूरत है। और इसे कंबाइन करने के लिए मुझे तुम्हारे ब्लड की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी टंग को काटा ताकि तुम्हारे ब्लड से ये जो यिन एनर्जी है वो रिफाइन हो जाए। जिससे यांग काई उससे पूछता है कि ये प्योर ब्लड का क्या मतलब है। इसलिए सिया उसे हिचकिचाते हुए बताती है कि जब एक पुरुष पैदा होता है तो उसकी बॉडी में काफी ज्यादा मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं, जो उसकी बॉडी में इंतजार कर रही होती हैं। और जब तक ये किसी दूसरी वुमेन के साथ इंटीमेट नहीं होता, उसकी बॉडी में ये जो ब्लड होती है वो प्योर एनर्जी की होती है। लेकिन एक बार किसी वुमेन के साथ शारीरिक संबंध बना लेने के कारण ये जो ट्रू ब्लड एनर्जी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है और इसी के कारण इस युआनलू फ्लावर की इस 9 एनर्जी को रिफाइन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे यांग काई को ये बात सुनते ही सारा मामला समझ में आता है कि उस दिन उस बुड्ढे ने अगर यांग काई से इतनी बेशर्मी वाली बात क्यों पूछी थी कि तुम सिंगल हो कि नहीं। रात तक तुमने किसी वुमेन के साथ कुछ मिंगल तो नहीं किया है। उस दिन तो उस बुड्ढे को मैंने काफी गलत समझा था और उसे काफी कुछ सुना दिया था। तो अब मुझे सारा मामला समझ में आया कि ये लोग इस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। अब आगे यांग काई को यहाँ समझ में आता है कि इसलिए उसकी बॉडी ने उसके ट्रू ब्लड के साथ कंबाइन करते हुए युआनलू फ्लावर की 9 यिन कंडेंस एनर्जी को कंबाइन कर दिया। इसके कारण उसके पूरा शरीर कोल्ड के मारे जमने लगा और उसकी बॉडी में इतना ज्यादा ठंड का असर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके यांग एनर्जी वाली बॉडी में के अंदर अब तक वो जन्मजात ट्रू ब्लड की एनर्जी जो थी। अब आगे हम इधर देखते हैं कि सिया के तो शर्म के मारे गाल लाल पीले हो रहे होते हैं। यांग काई उसकी जीजा को यहाँ समझ जाता है और फिर अपना खुराफाती दिमाग लगाते हुए उससे कहता है कि अभी भी मेरे अंदर वो 9 यिन एनर्जी की आधी एनर्जी बाकी है, तो जो अभी हम कर रहे थे हमें उसे वापस से कंटिन्यू करना चाहिए। सिया यहाँ उसके इरादे को समझते हुए उससे पीछे हटते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जितनी एनर्जी चाहिए थी मेरे लिए उतनी काफी है और वैसे भी अभी तुम इंजर्ड हो, इसलिए पहले तुम्हें अपने आप को सेटल डाउन करना होगा, अपनी इंजरीज को हील करनी होगी क्योंकि अभी मैंने अपनी बॉडी में जो ये 9 यिन एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है उसे भी मुझे रिफाइन करना है। आगे वो ये बहाना बनाते हुए वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। आगे यांग काई को याद आता है कि एक बार सिया ने उसे बताया था कि जब ये जो 9 यिन कंडेंस ड्यू की एनर्जी होती है उसे ऑब्टेन कर लिया जाता है, तो अगर उसे 1 घंटे के अंदर रिफाइन नहीं किया गया तो वो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है। इसलिए वो वापस से सिया को रोकता है और उसे कहता है कि अब चूंकि ये आधी अब्सॉर्ब हो चुकी है तो तुम्हें वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 घंटे के बाद ये पूरी खत्म हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो ये बात सिया को बता पाता,
यांग आई जो होता है यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। सिया उसके पास दौड़ के पहुंचती है और उसे लगातार उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि यांग आई की आंखें बंद हो जाती है और उसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।